मतलब कि हाइड्रोजन को हम H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 क्यों लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम N2 क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को हम हमेशा Cl2 में क्यों लिखते हैं, क्या है कारण बताएंगे। अब इसको कहानी के थ्रू समझो। ये है हमारे पास रामलाल और ये है कहानी के मेरे श्यामलाल। अब समझना, इसके पास भी है 250, इसके पास भी है 250, ठीक है। अरे समझे कि ना समझे, इसको भी जाना है शादी में, इसको भी जाना है शादी में, और शादी के लिए दोनों को ही पसंद आया एक ही शर्ट जो कि 500 रुपया का है, 500 रुपया का है भैया। अब भाई इसके पास भी नहीं 500 है, इसके पास भी 500 रुपया नहीं है। ये गया रामलाल के पास, कह रहा कि भैया मेरे को 500 दे दे, मैं शर्ट लूंगा, मैं शादी में जाना चाहता हूँ। ये बोला कि भाई तू ही दे देना, तू ही दे देना, मेरे को भी लेना है। तो बोला भाई साहब ना तू दे सकता है ना मैं तुमको दे सकता हूँ, तो क्यों ना दोनों आदमी मिला करके तू भी दे दे 250, मैं भी देता हूँ 250, दोनों मिला करके 500 हो जाएगा। वो शर्ट ले लेंगे, जब तुम्हें शादी में जाना हो तो तुम पहन लेना, और जब मुझे शादी में जाना हो तो मैं पहन लूंगा और जाऊंगा। यूज हो जाएगा दोनों का काम, एक तीर से दो निशाना। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी इसका बात सुन रहा था, हाँ इसका बात वो हाइड्रोजन सुन लिया और बोला भाई ना ना ना, इसके जैसा ही हम भी करेंगे, इसके जैसा भी हम ही करेंगे। मतलब किया क्या कि भैया तुम भी एक इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे सकता है और ये भी तुमको नहीं दे सकता है, तो करना क्या है भाई, साझेदारी कर लेते हैं ना। करता क्या है देखो, अब इसको मैं इरेज करूं, ये देखो ये है इस हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इसके इलेक्ट्रॉन है। कहता है भैया तू कर क्या कि थोड़ा आगे तू कर अपने इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा आगे मैं करता हूं, दोनों मिला लेते हैं। जब तुम्हें जरूरत हो तो तुम अपना इस इलेक्ट्रॉन का काम करना, जब मुझे जरूरत हो तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन का काम करूंगा। मतलब कैसे ये कैसे हो गया, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, तो करेगा क्या, जब ये साझेदारी कर लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ना घूम करके ये ऐसे घूमेगा, मतलब इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा। और ध्यान रखना इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मतलब जब भी तुम ऐसे देखोगे ना तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन साथ साथ दिखेगा तुमको। जैसे पंखा की ब्लेड जब घूमता रहता है तो तुमको दिखता है कि भैया 3 ब्लेड है ना, तुमको लगता है एक ही है नो। इसी प्रकार से इसका भी बहुत ज्यादा स्पीड होता है। और ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, ऐसे करके घूमते हैं, दोनों का काम हो गया, एक तीर से दो निशाना। तो देख समझे, इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन जो होता है वो अकेला नहीं पाया जाता है, H2 के रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी खेल है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी खेल है कि N2 में पाया जाता है, O2 में पाया जाता है। इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है, सभी में भी, क्लोरीन में भी यही होता है। इसे तो पढ़ क्यों रहे हो भाई, पैसा कमाने के लिए ना, जो रियलिटी वो रियलिटी है। पैसा कमा करके बड़े बंगला, एक बड़ा सा घर बनाएंगे, एक गाड़ी लेंगे, वो लेंगे, शादी वादी करेंगे, ठीक है, एक यही सीख लेना पड़ रहा है जी। अब तुमको मिल ही जाए तो तुम काहे पर होगे, नहीं पर होगे। उसी प्रकार से इसमें भी है, जब इसका भूख मीट ही जाएगा तो काहे किसी के रिएक्शन करेगा। और वैसे बहुत सारे हमारे पास 6 टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हमारे पास तत्व हैं जिसका भूख मिट चुका है, इसीलिए वह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी से मानो मतलब नहीं रखता, अपना आराम से बैठा हुआ है, एकदम आराम से सोया रहता है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी प्यारी बहना, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया हूं, बेसिक केमिस्ट्री। मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद आपके जितने भी आप सोचते हो ना केमिस्ट्री मतलब क्या, रिएक्शन, फार्मूला, आइटम, मॉलिक्यूल, एसिड, बेस, ये सब फलना चिलना है ना, केमिस्ट्री बता दूं आपको बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। आपके चारों तरफ केमिस्ट्री है। आपको पता है कि आप किचन में जाते हो वहाँ पर भी केमिस्ट्री है, यहाँ तक कि आप जब पानी पीते हो ना उसमें भी केमिस्ट्री है। क्या आपको पता है कि केमिस्ट्री, ये जो वाटर आप पीते हो ये कंपाउंड होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है फार्मूला इसका, H2O होता है। लेकिन यहाँ पर ये H2O कैसे हुआ है, समझे, ये रिएक्शंस होता कैसे है, ये आइटम्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और यहाँ तक कि यदि आपको केमिस्ट्री समझने में दिक्कत आ रही हो है, आप क्लास में जाते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट आते ही आपको बोरियत फील होने लगता है, आपको वो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मतलब जब रिएक्शन करवाता है तो दिमाग को जावे नहीं करती, क्या करा रहा है सर, ये किससे, ये फलना से फलना, ये बेंजीन क्या होता है, ये फलना चला क्या हो रहा है।
कि इस वीडियो के बाद, इस बेसिक क्लास करने के बाद आपको इस सारा का सारा प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा। इस सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस आपके हाथ में होंगे। आप केमिस्ट्री के साथ खेल रहे होंगे। आपको केमिस्ट्री को किस तरह से इजी बनाया जाता है, किस तरह से फन बनाया जाता है, इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा। आपके पूरे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बाद बाकी हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात, बेसिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र। ठीक है, रसायन शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बॉस? इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। देखो 2 से 10 मिनट जो है अपना बेसिक, बहुत बेसिक चलेगा। उसके बाद आपको चलेगा हाँ जान है क्लास में। अभी नहीं, अभी बेसिक क्लियर करो। रसायन शास्त्र क्या है समझो। रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम किसी पदार्थ का संरचना, उसके संगठन के बारे में पढ़ते हैं, या फिर जब दो पदार्थ मिलकर के कई नई, मतलब कि संयोग करके या अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस पदार्थ का संरचना, संगठन के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, जिस शाखा में पढ़ते हैं उसे रसायन शास्त्र कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। और यहाँ केमिस्ट्री बेसिकली क्या है कि भैया किसी के गुण के बारे में, जैसे कि मैं मान लूँ ये मार्कर क्या है? ये क्या है? एक पदार्थ है। ये पदार्थ है तो ये किस चीज से बना है, कैसे बना है, इसकी अवस्था क्या है? सर इसका अवस्था ठोस है, तो ठोस अवस्था क्यों है? कौन से ऐसा गुण इसके अंदर में है जिसकी वजह से ये ठोस है? मतलब कि भैया आप लड़का क्यों हो, किस गुण की वजह से लड़का हो? इस तरह से इसमें भी है कि ये ठोस है, ये सॉलिड है, लेकिन क्यों है, किस ऐसा कौन सा गुण है इसकी वजह से ये ठोस है? ये सभी चीजें केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं। जैसे कि दूध से दही जमना, दूध से दही कैसे बन गया, है ना? दूध से पनीर भी बनता है, दूध से खोआ भी बनता है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब केमिस्ट्री की खाल है। ये सभी चीज केमिस्ट्री के में हम पढ़ेंगे। कैसे जब पानी में चीनी मिलाते हैं तो शरबत बन जाता है, लेकिन वहीं पर पानी में जब मिट्टी मिलाते हैं तो मिट्टी घुलता नहीं है, लेकिन चीनी घुल जाता है। क्यों? इससे हम इसमें जवाब इस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्यों? इसका जवाब इस केमिस्ट्री में दिया जाता है। समझे? मतलब जो जैसे कि जिस पानी में चीनी घुल गया उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सर, और जिसमें नहीं मिल गया उसे हेट्रोजेनियस मिक्सर करेंगे। और आज ही के लेक्चर में सब जानेंगे। तो क्या हमें लेक्चर को आगे बढ़ाया जाए? चलिए, तो सबसे पहला दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है पदार्थ, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर। मैटर क्या है? दुनिया का हर वह चीज जो कुछ जगह छेकता हो, जिसमें कुछ आयतन हो, जिसमें कुछ शेप हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जो रुकावट उत्पन्न करता हो, जिसमें द्रव्यमान हो। समझे? पदार्थ क्या है? द्रव्यमान है ना? आयतन है भाई, मतलब की जगह छेकता है, ठीक है, कुछ रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्या मैं पदार्थ हूँ? बिल्कुल। क्या ये मार्कर पदार्थ है? हाँ। क्या ये बोतल पदार्थ है? हाँ है। क्या ये ये जो मोबाइल है, क्या ये है? बिल्कुल है। क्या, अब सुनना, हवा क्या पदार्थ है, मैटर है या नहीं? आपके पास 5 सेकेंड है। 1 2 3 4 5। क्या लगा? हवा मैटर नहीं है? नहीं यार, गलत मेरे प्यारे। तुम समझ। ये जो पदार्थ है ना, इसका कंडीशन है समझना कि जिसमें द्रव्यमान हो, कुछ आयतन हो भैया। अरे भैया कुछ तो आयतन हो। थोड़ा सा चश्मा लगा लूं, लाइटिंग चलने लग। अब समझना, समझो तो हवा की बात हो रहा होता है। आप इसके लिए ये पदार्थ है या नहीं है, इसका प्रूफ कर लिए आप एक क्या ले लो? बैलून ले लो। एक बैलून ले लो। उस बैलून में क्या करो? एक बैलून ले लो, एक गुब्बारा ले लो, उसको फुलाओ। देखोगे कि फुलाते एक समय ऐसा आएगा कि बोलेगा भाई बैलून, भाई मेरे को अब ना भर, ना तो मैं फट जाऊंगा। इसका मतलब क्या समझे कि भैया हवा जगह छेकता है, जगह उसको भी चाहिए। एक देख रहे हैं, भरते जा रहे। यदि हवा को जगह नहीं चाहिए था तो भरते जाते गुब्बारा का कुछ नहीं होता। लेकिन गुब्बारा कहता है एक समय के बाद, ना रे अब मेरे पास जगह नहीं है, जितना मेरे पास कैपेसिटी था मैंने उतना हवा को कवर कर लिया, मैंने उतना रख लिया। इसका मतलब हवा में आयतन है। अब देखिएगा कि अब बिना हवा भरे बैलून को और
एक में हवा भर दीजिए और दोनों को छोटे तराजू पर तोलिएगा। देखिएगा जिस बैलून में हवा भरा है ना वो नीचे आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आप वजन में भी देख लेना, ठीक है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हवा भी क्या है? मैटर है। कोई बोले तो बोलना, प्रूफ कर देना, ठीक है? तो आगे बढ़े, छोटी छोटी बातें से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, ये जो पदार्थ है इसकी अवस्था के आधार पर 3 भागों में हमने बांटा है। 3 भागों में बांटा है। ये सर आपने क्या बोला है, मुझको थोड़ा सा कम समझ में आया। मैं बोल रहा हूं जी, समझा रहा हूं। मैंने बोला कि जो पदार्थ है, मैंने बोला कि जो पदार्थ है इसके अवस्था के आधार पर किसके आधार पे? अवस्था बोले तो फेज, इंग्लिश में फेज बोलो या फिर स्टेट बोलो, स्टेट स्थिति, जो बोलना है बोलो तो, ठीक है? मतलब अवस्था के आधार पर पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठोस, एक होते हैं लिक्विड बोले तो द्रव्य, और एक होते हैं गैस। इंग्लिश में क्या होते हैं ये? सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझना, ये जो मैंने अवस्था के आधार का इसका मतलब मैं समझाता हूं। जैसे कि मान लो कि ये जो कोई क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठा हुए हैं। एक बार क्या हुआ कि मान लो कि मान लो कि कोई टीचर आया, कोई टीचर आया और बोला कि भैया अपने यहाँ कंपटीशन होने वाला है, तो जोन लड़का है और जोन लड़की है वो एक साथ आ जाए। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए थे। तो बोला भैया कंपटीशन हो रहा है, मतलब कि एनुअल फंक्शन हो रहा था, तो उसमें कुछ में मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना था, इसीलिए सभी को अलग अलग कर रहे हैं। तो बोला कि भैया जितने भी लड़का हैं और जितने भी लड़की हैं वो एक साथ हो जाए, ठीक है? फिर बोला कि भैया ये एक इस तरह से दोनों को अलग किया। दूसरा तरीका कैसे किया कि जिसको क्रिकेट आता है वो एक साइड आ जाए, एक क्रिकेट आता है उसे एक साइड आ जाओ, और जिसके पास जिसको क्या कहते हैं फुटबॉल आता है वो एक साइड आ जाए। तो यहाँ पर समझो, क्या ये जो व्यक्ति आया क्लासरूम में जब आया तो लिंग के आधार पर जब बंटवारा किया क्लासरूम को, तो लड़का लड़की में बंट गया। और जब वो खेल के आधार पर बंटवारा किया क्लास का, तो वो 2 भागों में बंट गया। बोला कि भैया क्रिकेट जिसको आता है वो एक लाइन में आ जाओ, एक साइड आ जाओ, जिसको फुटबॉल खेलना आता है वो एक साइड आ जाओ, ठीक है? तो वो इस तरह से 2 भागों में बांट दिया। किसके आधार पर? खेल के आधार पर। उसी प्रकार से ये जो पदार्थ है ये अवस्था के आधार पर, जब अवस्था के आधार पर बोले तो ये सब 3 भागों में बढ़ जाता है। जैसे ही इस क्लासरूम को बोला कि जिसको खेल के आधार पर बांटा तो ये क्रिकेट और फुटबॉल में बढ़ गया। इसी तरह से लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर बांटा तो ये लड़का लड़की में बढ़ गया। इसी प्रकार से अवस्था में ये बढ़ गया। और दूसरा हम किस में बांटते हैं? उसके शुद्धता के आधार पर। पहला तो अवस्था के आधार पर पदार्थ को बांटते हैं, दूसरा शुद्धता मतलब कि प्योरिटी के हिसाब से हम क्या करते हैं? पदार्थ को बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है? ये तरह से क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात है। यदि आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों में शेयर नहीं करोगे भैया तो अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों में शेयर करो, जितना हो सके फैलाओ दोस्तों में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब ठोस क्या होता है समझना। ठोस जिसका आयतन, जिसका शेप, जिसका आयतन बोलो या मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ पूरा, आकृति क्या होता हो, फिक्स हो। इसका ये भी फिक्स होता है और ये भी फिक्स होता है। जैसे कि ये एक ठोस है तो क्या मैं इसका कभी ऐसे मैं इसको दाबूंगा तो ये चेंज हो जाएगा, इसका आकृति चेंज हो जाएगा? नहीं, ये जैसा है उतना वैसा ही रहेगा। अभी जितना जगह छेकता है उतना ही जगह अभी भी छेकेगा। क्या थोड़ी है कि इसको मैं मोड़ दूंगा तो थोड़ा कम कर जाएगा? रबर थोड़ी है जी कि इसको दबा दूंगा तो कम जगह छेकेगा? नहीं जी, ये इसीलिए इसका आयतन भी और इसका आकृति भी हर कंडीशन में फिक्स रहेगा। जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, मान लो इसको ऐसे कर तोड़ देंगे
तो तब तो बदल जाएगा ना, लेकिन टूट गया ना, वो अलग चीज़ बन गया, ठीक है। तब तक ये चीज़ है, तब तक वो चेंज नहीं होगा। मतलब ठोस का आयतन और आकृति सेम होता है। मतलब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके जो आइटम्स होते हैं, वो बहुत पास पास में होते हैं, बहुत पास पास में रहते हैं, बहुत पास पास में रहते हैं, जगह थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब ये एक भी आइटम्स इसे इधर से उधर नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो होते हैं शेप और साइज चेंज नहीं होते हैं, आयतन और आकृति फिक्स रहते हैं। द्रव्यमान में जो आकृति होता है, जो आकृति होता है वो अनफिक्स रहता है, अनफिक्स रहता है, लेकिन जो आयतन है वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब ये समझना कि आयतन फिक्स होते हैं बट आकृति फिक्स नहीं होते हैं, शेप अनफिक्स होते हैं बट आयतन बोल रहे तो वॉल्यूम फिक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि तो मान लो तुमने आधा लीटर पानी लिया, ठीक है, आधा लीटर पानी लिया, मान लो इस बोतल में पानी है, तो क्या बोतल में जो पानी है तो बोतल का शेप का करना होगा जी, जैसा बोतल है उस तरह का पानी अभी होगा शेप में, आकृति ऐसा ना होगा जी। अब इसे बाल्टी में डाल दीजिएगा तो बाल्टी के शेप का ना हो जाएगा। यदि मैं इसको पी लूं तो मेरे पेट के आकार का वो पानी हो गया होगा, है ना। लेकिन क्या कभी भी मान लीजिए इसमें आधा लीटर पानी भरा हुआ है, इसे बाल्टी में डालते ही 1 लीटर हो जाएगा? नहीं, मतलब कि आकृति तो चेंज हो सकता है, जिस बर्तन में डालिएगा उस बर्तन का आकृति का हो जाएगा, लेकिन आयतन जितना है उतना ही ना रहेगा जी। क्लियर हुआ? गैस की बात करते हैं तो गैस का ना ही तो आकृति फिक्स रहता है और ना ही तो आयतन, और ना ही आयतन फिक्स रहता है। मतलब जैसे ही मान लीजिए आपके किचन रूम में गैस लीकेज हो गया तो देखिएगा पूरा गैस पूरे किचन रूम महकने लगता है। वहीं पर गैस को यदि आप खोल दीजिए अपने बेडरूम में, पूरा बेडरूम गमकने लगता है, महकने लगता है। ये थोड़ी है कि भाई इतना दिन गैस को ऑन किए या गैस को खोले इतना ही दूर नहीं, पूरे रूम के आकार का होता है। मतलब पूरा का पूरा जितना बड़ा रूम रहेगा, जितना जगह दीजिएगा ना उतना आयतन बना लेगा वो, और उस टाइप का रूम में दीजिएगा तो रूम टाइप का वो आकृति बना लेगा, पेट में दीजिएगा तो पेट का ले लेगा, यदि आप उसको किसी डिब्बा में बंद करिएगा तो डिब्बा प्रकार का हो जाएगा, सिलेंडर में दिया तो सिलेंडर टाइप का उसका आकृति हो गया होगा, और आयतन भी उतना सिलेंडर हो गया होगा। मतलब उसको आयतन कम बेसी सब कर सकते हैं, ठीक है, इस गैस का। तो यहाँ तक ये भी बता देते हैं। इसमें जो आइटम्स के मॉलिक्यूल्स, इसके जो मॉलिक्यूल्स आइटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तरह हट के होते हैं, इसमें जो होते हैं एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ऐसे कर होते हैं। जिससे क्या होता है, इसके आकृति चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसके आइटम्स यहाँ जा सकते हैं, लेकिन इसके आइटम तो हील डोल भी नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस जहाँ है वहीं पर रह सकते हैं। इसके तो ये यहाँ भी जा सकते हैं, ये यहाँ भी जा सकते हैं, तो यहाँ इस तरह से इसीलिए इसका आयतन, इसकी आकृति सब चेंज हो जाते हैं, सभी चेंज हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कि वैसे बेसिक क्लास है, ये सब आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से बढ़ा दिया है। कोई बात नहीं, वीडियो लंबा बनेगा, बनने दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लिखना है तो लिख लीजिए, चलिए लिखना है तो लिख लीजिए। यहाँ पर डिफिनेशन की ओर मत चलिएगा कि सर ये गैस का डिफिनेशन क्या होता है। भाई ये सब डिफिनेशन खुद भी बना लोगे, बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास में क्या करना है, यहाँ पर इस क्लास का एम्बिशन क्या है, मोटिव क्या है, इसका मेन गोल क्या है कि भैया आपको केमिस्ट्री समझ आने लगे। आपकी जितने भी बेसिक्स क्लास है, बेसिक चीजें हैं, आप क्लास 9th हो, क्लास 10th हो, क्लास 11th हो, क्लास 12th में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी क्लास के लिए है, क्योंकि बेसिक क्लास है भाई, सभी क्लास के लिए बेसिक है। अब पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, बांटावारा करते हैं, किसके आधार पर? तो शुद्धता के आधार पर। किसके आधार पर? तो शुद्धता के आधार पर करते हैं, प्योरिटी के हिसाब से करते हैं। पहला भाग और दूसरा भाग। पहला आपका हो जाएगा शुद्ध पदार्थ में, एक शुद्ध पदार्थ और एक हो जाएगा आपका अशुद्ध पदार्थ में बढ़ जाएगा। शुद्ध भी दो प्रकार के बढ़ जाते हैं, शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तत्व और एक होते हैं यौगिक, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, वो होते हैं मिश्रण। इंग्लिश में भी बोल देता हूँ, ये है प्योर मैटर, ये है इम्प्योर, ये है आपके एलिमेंट, ये है आपके कंपाउंड, ये है आपके मिक्सर, ठीक है। ये है आपके कंपाउंड, ये है आपके एलिमेंट, ठीक है। तत्व भी दो प्रकार के होते हैं भैया, एक होते हैं आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धातु,
एक होते हैं अधातु और एक होते हैं उपधातु। यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सह संयोजक यौगिक, सह संयोजक सह संयोजक यौगिक, और दूसरा होते हैं आयनिक यौगिक। सह संयोजक यौगिक का इंग्लिश मीनिंग में होता है कोवैलेंट कंपाउंड, और इसका आयनिक कम इंग्लिश मीनिंग में भी क्या होता है, आयनिक ही होते हैं। धातु को मेटल कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन मेटल, इसको कहते हैं मेटोलाइड। ये मेटोलाइड हो गया, ये नॉन मेटल, ये मेटल होते हैं नॉन मेटोलाइड। ठीक है, मेटोलाइड मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है मेटल, ये है नॉन मेटल स्पेलिंग। आई थिंक आपको लगता है स्पेलिंग आता होगा, मेटोलाइड, मेटालॉइड। ठीक है, आई थिंक मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए, यह चीज आपने देख लिया कि शुद्ध जो होते हैं वो अशुद्ध जो होते हैं। और मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण, मिश्रण लिखना जरूरी नहीं है, इतना स्पेस नहीं है, और असमांगी मिश्रण, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर, इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। ये मैंने आपको वर्गीकरण कर दिया पदार्थ का। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, तो शुद्धता के आधार पर। एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, एक अशुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं तत्व, एक होते हैं यौगिक। तत्व भी दो प्रकार के तीन प्रकार के होते हैं, धातु होते हैं, उपधातु होते हैं, अधातु होते हैं। यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक यौगिक होते हैं और एक होते हैं आयनिक यौगिक। अब आते हैं अधातु पर, अशुद्ध पदार्थ पर। अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार के होते हैं मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समांगी मिश्रण, एक होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब होमोजेनियस मिक्सर, और असमांगी मिश्रण मतलब कि असमांगी बोलो या विषमांगी बोलो। ठीक है, हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, ये तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, धातु क्या होता है, ये जो धातु अधातु है, ये चैप्टर 3 है हमारे 10th क्लास का। ठीक है, समांगी मिश्रण, ये सब चीजें पढ़ेंगे भाई 10th क्लास में, पूरे डिटेल से भज्जा उड़ा देंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है भाई, बेसिक चल रहा है। यहाँ पर समझो समांगी मिश्रण, इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मिक्सर का मतलब क्या होता है, और शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, और तत्व का मतलब क्या होता है। समझो, तत्व मतलब क्या होता है, जब एक ही प्रकार के आइटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है ना, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि लोहा भी आप जैसे कि पीरियोडिक टेबल आप देखे होंगे, पीरियोडिक टेबल क्या है, टोटल हमारे पास कितने तत्व हैं, 118 तत्व है, 118 एलिमेंट है। तो आप देखिएगा कि लोहा 26 नंबर में Fe आता है। ठीक है, लोहा आता है। ठीक है, समझे कि समझे, Fe जो होता है वो 26 नंबर में आता है, लोहा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास लोहा है कि नहीं है, जैसे कि ये एक लोहा है, देखो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लोहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, मान लो ये लोहा है। ठीक है, ये लोहा है, कोई भी लोहा आपके सामने होगा, देखिए देख लीजिएगा, मेरे पास अभी लोहा कोई भी नहीं है, तो लोहा है। तो देखिएगा, यदि लोहा का आप छोटा छोटा टुकड़ा करते जाइएगा, एकदम अंतिम में कोई छोटा टुकड़ा मिलेगा जिसको तोड़ नहीं पाइएगा, वो भी लोहा का होगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि यदि जहाँ है तो उसके हर एक पार्टिकल लोहे के होंगे। ये थोड़ी है कि कोई एल्युमिनियम का हो गया, कोई चांदी का हो गया, नहीं, हर एक लोहा का होगा। उसी प्रकार से सोना का, सोना को तोड़ दीजिएगा, कहीं भी आप किसी का उसका हर एक कण देखिएगा तो सोना का ही होगा। तो तत्व वही होता है जो एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में जो होते हैं, भार के विचार में देखा जाए तो ये एक निश्चित मतलब कि जो है अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है दो पदार्थ को, तो उसे मिश्रण कहते हैं। यौगिक क्या होता है कि जब मिलाया जाता है, मतलब कि जब कई सारे तत्व या यौगिक मिलकर के, मतलब बहुत सारे तत्व मिलकर के यौगिक बनाता है। ये जो यौगिक है ये तत्व से ही यौगिक बनता है, तत्व से यौगिक बनता है। ये रिएक्शन जो होता है तो यही होता है जी। जैसे पानी क्या है, एक यौगिक है, पानी क्या है, यौगिक है। मतलब इसमें कई सारे आइटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या होते हैं, यौगिक बनते हैं। लेकिन इस तत्व में क्या है कि एक ही प्रकार के तत्व होंगे भाई, सॉरी एक ही प्रकार के आइटम्स होंगे, लेकिन इसमें कई प्रकार के आइटम्स हो सकते हैं। जैसे कि H+O मिलकर के H2O बनता है। तो ये जो है H2 ये यौगिक है, बट ये और ये क्या है, ये एक तत्व है।
हाइड्रोजन में सभी के सभी हाइड्रोजन ही होंगे ना जी, ऑक्सीजन में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होंगे। लेकिन इस H2O में देखोगे पानी में, ये पानी का फॉर्मूला है ना, पानी में H भी है और O भी है, तो इसे कहते हैं यौगिक। लेकिन यौगिक में ये जो है समान रेशियो में 2:1 में बटा हुआ है ना, ये समान रेशियो में बटा होता है। लेकिन मिक्सर में क्या है कि भाई रेशियो फिक्स रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप नाश्ता करते हैं ना रात में जी, शाम में करते हैं ना जी, जैसे कि चूरा मिला लिया, उसके बाद डालबुट मिला लिया, तो वो एग्जाम्पल आपका मिक्सर का हो सकता है। जैसे कि पानी में आप मिला दीजिए मिट्टी, तो वो भी मिक्सर किसका है, किसका एग्जाम्पल है, ये मिक्सर का ही एग्जाम्पल है ना जी। आप देखिएगा पानी, जैसे कि किसी गिलास में जब आप क्या मिलाइएगा मिट्टी, तो नीचे वाले जो तल होगा उसमें ज्यादा गाढ़ापन होगा, लेकिन ऊपर में उतना ज्यादा गाढ़ापन नहीं देखने को मिलेगा। समझे? तो ये आपके मिक्सर के एग्जांपल होते हैं। जैसे कि चीनी में पानी मिला दीजिएगा तो वो हर जगह आपको सेम मिलेगा, लेकिन वो एग्जांपल किसका है, मिश्रण का है। क्योंकि भैया ये फिक्स थोड़ी है, मिश्रण मतलब जिसका रेशियो फिक्स नहीं होता है। इसमें रेशियो फिक्स है कि 2:1 में दीजिएगा ना तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन आप देखिए कि पानी में थोड़ी फिक्स है कि भैया 300 ग्राम पानी में आपको 15 ग्राम चीनी देना पड़ेगा, ये फिक्स है नहीं ना। आप 20 ग्राम भी दे सकते हैं, 25 ग्राम भी देंगे तब भी, 20 ग्राम देंगे ना तब भी बनेगा क्या, शरबत। 15 ग्राम दीजिएगा तब भी बनेगा शरबत, और 35 ग्राम का 35 ग्राम दीजिएगा तब भी मिलेगा शरबत। लेकिन यहाँ पर 2:3 कर दीजिएगा ना तो कुछ और ही बन जाएगा, पानी नहीं कुछ और ही बन जाएगा। समझे? तो तत्व और मिश्रण में ये फर्क है। समझे कि समझे नहीं समझे? जैसे कि चीनी और पानी का घोल जो है वो समांगी का एग्जाम्पल है, और जो डालबुट और चूरा का जो हमने एग्जाम्पल दिया, पानी और मिट्टी का जो एग्जाम्पल दिया वो असमांगी का एग्जाम्पल है। ठीक है नहीं? ठीक है। जैसे कि धातु और उपधातु, अधातु, ये सभी क्या है, तत्व है। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, आपको हम ही पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, इसीलिए चैनल को कर ले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, और जितना हो सके इस चैनल को फैलाए, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला नहीं सिखाने वाला हूँ। ठीक है? यहाँ पर तो आगे बढ़ा जाए। यहां तक मुझे लगता है, मैं प्योर श्योर हूं कि आपको ये चीज समझ आ गया होगा। तभी भी तब पर भी कहीं पर भी आपको कितना सा भी डाउट हो ना, समस्या हो ना, कंफ्यूजन हो ना, तो कुछ डरिएगा नहीं, सीधे कमेंट में जाइएगा, लिख दीजिएगा कि फलनामा चीज हमको समझ नहीं आया या फलनामा चीज मिस हो है। तो कुछ भी आपको दिक्कत हो ना तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका भैया आपके लिए वो चीज लेकर के आएगा, उस चीज का सोल्यूशन लेकर के आएगा, बिकॉज आपके भैया है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी स्टार्ट। आइए अब जो है हमने जो वर्गीकरण किया था पदार्थ का बहुत सारे भागों में, उस भागों में से मैंने एक तत्व बताया था शुद्ध पदार्थ में, तो वो तत्व को अब हम लेते हैं, क्योंकि भैया वही तो मेन खेला है, तत्व। हाँ तत्व में आप देख रहे होंगे कि तत्व बहुत हमारे सामने में, जैसे लोहा एक तत्व है, जैसे कि तत्व एक क्या है, लोहा जो है तत्व है, तो बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बना होगा। परमाणु क्या है सर, ये परमाणु क्या है, परमाणु क्या है? और परमाणु को इंग्लिश में हम आइटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, परमाणु को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, और अणु को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, अणु तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यौगिक को हम कहते हैं, यौगिक को कहते हैं हम कंपाउंड, क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और तत्व को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गया ना, ये चीज़ सभी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार ना लिखूं तो समझ जाइएगा प्लीज़, नहीं तो कुछ छूट भी जाए ना तो प्लीज़ गूगल करके देख लीजिएगा, इंग्लिश क्लियर कर लीजिएगा। एक अच्छा स्टूडेंट का यही पहचान होता है, तुरंत लेकिन कर लीजिएगा। अब तत्व के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि तत्व एक लोहा, एग्जाम्पल लेकर लेते हैं, तो लोहा है, यदि ये एक मान लोहा है, तो एक लोहा, तो क्या है, जैसे लोहा एक तत्व है, ठीक है, लोहा एक तत्व है। तो लोहा जो है कोई भी चीज़, जैसे कि ये जो बोर्ड है वो कैसे बना होगा, छोटे छोटे कण से। जैसे कि एक लाइन कैसे बनता है भाईजान, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर, छोटे छोटे बिंदु होते हैं, तो इस बिंदु को इस बिंदु से इन बिंदु को मिलाते हैं, ये बिंदु है, छोटे छोटे बिंदु को ना मिलाइएगा ना, तब क्या बनेगा, एक लाइन बनता है।
उसी प्रकार से ये बोर्ड कैसे बना होगा, छोटे छोटे कण से मिलकर के बोर्ड बना होगा। ये दीवार कैसे बना, ये ईटा, ईटा के एग्जांपल लेते हैं। ईटा क्या होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार से लोहा भी, कोई भी लोहा, मान लीजिए कोई भी लोहा का प्लेट है, वो लोहा का प्लेट कैसे बना होगा, छोटे 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 से लोहे के परमाणु अणु से मिलकर के बना होगा। ठीक है, ठीक है। तो परमाणु क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा वह भाग। परमाणु क्या होता है, किसी भी चीज का, किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा वाला भाग जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो। ये पहले कहा करता था, लेकिन ये परमाणु क्या होता है कि सबसे छोटा वाला टुकड़ा होता है। ये पहले क्या कहते हैं, लोग कहते थे, लेकिन जब बाद में पता चला कि परमाणु का भी टुकड़ा किया जा सकता है, परमाणु के अंदर भी क्या होते हैं, परमाणु का भी हम टुकड़ा कर सकते हैं। वो कितने भागों में हमने क्या किया, परमाणु का भी हमने भाग में 3 भागों में टुकड़ा कर दिया। एक का नाम था इलेक्ट्रॉन, एक का नाम इलेक्ट्रॉन जिसे ई से दिखाते हैं, दूसरे का नाम प्रोटॉन जिसे पी से दिखाते हैं, तीसरे का नाम न्यूट्रॉन जिसे हम एन से दिखाते हैं। और फिर फर्दर हमने इसे डिवाइड किया तो पता चला कि भाई 35 और भागों में बांटा हुआ है। वो आगे की बात है, वो ग्रेजुएशन की बात है। अभी के लिए हम इतना पता करेंगे कि कोई भी तत्व होता है, उसके जो छोटे वाले पार्ट होते हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं। और इसके जो संरचना होते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने दिया। संरचना बोले तो भैया दिखता कैसा है, अरे भाई मैंने बोला सोनू तो मैं इस तरह से दिखता हूँ ना जी, उस प्रकार से ये जो परमाणु होता है वो दिखता कैसे है, अंदर में जब उसको जूम करिएगा तो किस तरह से दिखता है। ठीक है, अब परमाणु दिखता कैसे है, तो दिखता इस प्रकार से है कि भैया नाभिक में रहता है, एक नाभिक रहता है छोटा सा, एक क्या होता है, नाभिक रहता है जो गोलाकार रहता है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ये संरचना किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। और इसके चारों ओर गोलाकार कक्षाएं होती है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। जैसे कि घर है ना, बड़े बड़े लोग घर देखिएगा ना, तो घर में रहते हैं, घर के कमरों में कौन रहते हैं, तो बड़े लोग रहते हैं, सेठ रहते हैं। और उसके बाहर में चौकीदार पहरा करते रहते हैं, मतलब प्रदाय जो है वो पहरेदारी देते रहते हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं चारों तरफ, जागते रहो ऐसे घूमते रहते हैं चारों तरफ। हाँ, उसी प्रकार से ये जो है ना इलेक्ट्रॉन घूमते रहने के काम कर रहा होता है। और इसके जो बीच ये जो पहला वाला घर होता है, जो पहला वाला गोला होता है, इसे कहते हैं नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं इसे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस। देख लीजिएगा स्प्लिंग, देख लीजिएगा प्लीज, एक्सप्लेन देख लीजिएगा स्प्लिंग। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव आवेश रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। आवेश को क्या कहते हैं इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पर कुछ नहीं चार्ज रहता है, कुछ नहीं। चार्ज क्या होता है समझो ना, चार्ज क्या होता है, जैसे चुम्बक देखे हो ना, कि जैसे ही एक बार देखिएगा कि उल्टा चुम्बक को चिपकाइएगा ना, तो वो आकर्षण, मतलब कि उल्टा करिएगा तो आकर्षण करता रहता है, मतलब उसको हटाता रहता है। तो वो चुम्बक लीजिएगा ना तो वो चिपक भी नहीं करेगा, लेकिन जब उल्टा सीधा करिएगा तो चिपक जाएगा। मतलब उल्टा करिएगा तो चिपक जाएगा, और सीधा करिएगा तो क्या होगा, वो नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकता है, तो यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये सब हम डिटेल में समझेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास अभी नेगेटिव आवेश रहता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव आवेश रहता है। ठीक है, अब समझिए कि नाभिक में, अब देखिए नाभिक में प्रोटॉन के पास रहता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के पास रहता है कुछ नहीं। तो इसको ऐड करिएगा तो पॉजिटिव ना आएगा जी, अरे कुछ नहीं। हमारे पास है रसगुल्ला और आपके पास भाई कुछ नहीं। हमारे पास टोटल खाने के लिए क्या है, हमारे घर में 2 सदस्य हैं। एगो के पास है रसगुल्ला और एगो के पास है कुछ नहीं, लड्डू, कुछ नहीं। तो हमारे पास घर में कितनी क्या चीज़ है खाने के लिए, रसगुल्ला ना है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके पास, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के पास कुछ नहीं। तो ओवरऑल इस नाभिक पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए इस नाभिक को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, पॉजिटिव दिखा दिए। और ये पहला वाला नाभिक होता है, फिर ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। ठीक है, इस प्रकार से कक्षाएं होती रहती है, गोलाकार का होता है। इस कक्षाएं में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन घूमती रहती है। अब याद रखने वाली योग बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। ओ किधर है यार, इधर दो ध्यान। यहाँ पर ध्यान रखना, जो पहली कक्षा है इसमें मिनिमम यार मैक्सिमम, जितना बोलो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे। ध्यान रखना,
पहली कक्षा में ध्यान रखना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8, फिर चौथी कक्षा में 16, फिर 16। ये सब छोड़ो, अभी ये सब भी याद नहीं रखना है। 2, 8, 8, 16, 16, 32, ये सब नहीं याद रखना। अभी यहाँ पर इतना जा देखो, ये सब भूल लो, इतना ही याद रखो बस कि कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु अपने प्रथम कक्षा में, प्रथम कक्षा कौन है? ये है नहीं, न्यूक्लियस मतलब नाभिक के जस्ट बाद जो कक्षा आता है उसे कहेंगे प्रथम कक्षा। और प्रथम कक्षा में कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व चाहता है कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे। और मान लो कि इसकी अंतिम कक्षा ये है, तीसरी कक्षा इसकी अंतिम कक्षा है, तो कोई भी परमाणु या कोई भी तत्व चाहता है कि भैया मेरे परमाणु के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, यदि सर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो? अरे नहीं हुआ तो ही तो बहुत बड़ा कांड होता है, तो ही तो आपको केमिस्ट्री भारी लगता है, तो ही तो रिएक्शन पैदा हुआ, इसी वजह से तो रिएक्शन पैदा हुआ। अरे भैया 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी के पास, इसीलिए रिएक्शन कर लेता है। जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। मतलब आप देखिएगा कि चोर चोरी क्यों करता है? भैया इसके पास खाने के लिए पैसा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं है, तो खाने कहाँ से आएगा? पैसा से आएगा। पैसा कहाँ से आएगा? रहता है निकम्मा। कोई तो मजबूरी में करता है, कोई शौक से करता है चोरी, ठीक है ना? तो चोरी क्यों करता है? कोई पैसा पूरा करने के लिए, फिर शौक पूरा करने के लिए। यदि उसका शौक पूरा हो जाए तो चोरी नहीं करेगा। उसी प्रकार से ये कोई भी आइटम्स, कोई भी तत्व, कोई भी तो क्यों किसी के साथ रिएक्शन करवाता है? कोई क्यों पदार्थ किसी के साथ रिएक्ट करता है? क्योंकि भैया उसके अंदर भूख रहता है किसी भी चीज का। और कोई भी भूख, कोई भी आइटम्स या कोई भी जो हमारे तत्व होते हैं वो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन करते हैं, स्टेबल होने के लिए। और ये 8 इलेक्ट्रॉन क्यों पुराना चाहता है? क्योंकि भैया स्टेबल हो जाए, वो स्थिर हो जाए। स्टेबल होकर के क्या करेगा? स्टेबल हो गए भाई, तो पढ़ क्यों रहे हो भाई? पैसा कमाने के लिए ना। जो रियलिटी वो रियलिटी है। पैसा कमा करके बड़े बंगला, एक बड़ा सा घर बनाएंगे, एक गाड़ी लेंगे, वो लेंगे, शादी वादी करेंगे, ठीक है? एक यही सीख लेना पड़ रहा है जी। अब तुमको मिल ही जाए तो तुम काहे पर होगे? नहीं पर होगे। उसी प्रकार से इसमें भी है, जब उसका भूख मीट ही जाएगा तो काहे किसी के रिएक्शन करेगा। और वैसे बहुत सारे हमारे पास 6 टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 हमारे पास तत्व हैं जिसका भूख मिट चुका है, इसीलिए वह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी से मानो मतलब नहीं रखता, अपना आराम से बैठा हुआ एकदम आराम से सोया रहता है, जिसे हम अक्रिय गैस, नोबेल गैस भी कहते हैं। समझे कि समझे? वो सब के बारे में पढ़ेंगे, चिंता मत करो भाई मेरी जान, बस चैनल के साथ जुड़ जाओ। आगे बढ़ते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ नहीं? कहानी समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो क्या यार, आया तो लाइक करो ना यार, नहीं आया तो डिसलाइक करो, सिंपल सी बात है यार। और कमेंट करो यार, दो भाई तेरे लिए मेहनत कर रहा हूं यार। तो अब आगे बढ़े। हमने अभी देखा कि यदि किसी में 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में नहीं है या प्रथम में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पुराना चाहता है, और पुराने के लिए वो दूसरे परमाणु या दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नए पदार्थ का निर्माण करता है। और इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक तत्व का एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए, सोडियम का। इंग्लिश में भी सोडियम कहते हैं और हिंदी में भी सोडियम कहते हैं। क्लियर है? बस इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं सोडियम। इसको दिखाते कैसे हैं? Na से दिखाते हैं, और ऊपर में मैंने लिख दिया 11। इसका मतलब क्या होगा कि इसका परमाणु संख्या 11 है। परमाणु संख्या क्या है? 11 है। ध्यान रखना, मैं एक चीज भूल गया बताना, ये बता देता हूं अभी कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या जो होता है, किसका परमाणु संख्या? तो किसी भी तत्व का, जो तत्व है उसका परमाणु संख्या जो होता है, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसमें, और उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा। समझना कि समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? कि जिसमें यदि मान लो क्या है, सोडियम का 11 परमाणु संख्या है। 11 परमाणु संख्या आप देखोगे पीरियड टेबल पढ़ाऊंगा ना, तो सभी चीज पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना आप। सोडियम में 11 परमाणु संख्या है। इसका क्या है? 11 परमाणु संख्या है। इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। इसका मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 नेगेटिव चार्ज और 11
पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओवरऑल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि 11 परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ? तो परमाणु संख्या का मतलब क्या हुआ कि परमाणु संख्या है 11 इसका मतलब कि 11 प्रोटॉन इसके अंदर होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर। अब थोड़ा सोडियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं। जैसे सोडियम है 11 नंबर है, ठीक है, तो इसकी यदि मैं परमाणु संरचना बनाऊं तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, पहले ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो रहूंगा जी। पहले प्रथम में 2 जाता है भाई, ना 3 ना 1, 2। ठीक है, क्या मैंने सही बनाया? प्लीज आंसर दे। इसमें कितने होंगे? जब 2 हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 2 और 8 दे दिए तो बचा कितना? 10 गो, एगो बचा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर होगा। सही मैंने बनाया? गलत। अब कोई बता सकता है कि मैंने ये गलत कैसे बनाया? कोई? बताता हूं, रोक करके सोचो। फिर मैंने क्या बोला था कि जो पहली ये जो है इसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक के जस्ट बाद जो गोला बनता है उसे प्रथम गोला कहते हैं, प्रथम कक्षा कहते हैं। ये द्वितीय कक्षा, ये तृतीय कक्षा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कोई भी हमारे पास ये परमाणु संख्या है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बांटता है। इसमें बांटते जैसे 11 इसमें परमाणु संख्या, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 11 प्रोटॉन भी होगा। तो 11 प्रोटॉन तो इसके अंदर में होंगे भाई, 11 प्रोटॉन तो इसमें अंदर में होंगे। ठीक है ना, और बाकी जो 11 हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इसके बाहर बाहर घूमता रहता है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन को किस तरह से सजाएंगे? ध्यान रखना कि पहली कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, कोई भी पहले प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में 8, और ऐसे करके 16, ऐसे करके चलता रहता है। बस इतना याद रखो, 16, 2, 8, 8, 16 ऐसे करके याद रखना होता है। ठीक है, ठीक है। और फिर मैंने 2 बताया ही था कि प्रथम कक्षा में कोई भी 2 जाता है और अंतिम कक्षा में 8 जाता है। ये इतना ये याद रखने वाली बात था, वहाँ नोट कर लेना। ठीक है, तो अब सजाना इस तरह से है। मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसे कैसे बांटूंगा? 11 है तो पहली कक्षा में 2 दूंगा, फिर तीसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8, फिर बचा कितना? 8 डाल सकता हूँ, लेकिन बचा तो एक ही ना, क्योंकि भाई टोटल 11 इलेक्ट्रॉन ही है हमारे पास। जब पहली कक्षा में मैंने 2 दे दिया और दूसरी कक्षा में मैंने 8 दे दिया, तो बचा कितना? एक ही ना। तो बाकी कक्षा में कितना जाएगा? 1 जाएगा। मतलब कि प्रथम कक्षा में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम क्या करते हैं कि कक्षा में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को हम बांटते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो कि हमने क्या बोला था शुरू में कि भैया कोई भी तत्व जो है वो चाहता है कि मेरी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, लेकिन यहाँ इसके अंतिम कक्षा तो यही है ना जी। अंतिम कक्षा क्या होगा? जब इसके इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए भाई, 11 था ना, 11 का 11 पूरा बढ़ गया। और ध्यान रखना कि जब पहली वाली, जब कोई जब तक ये नहीं भरेगा तब तक ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, जब तक ये नहीं भरेगा तब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। पहले वाले कक्षा जब तक भरे ना तब तक दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। कोई भी कक्षा में, जैसे पहले कक्षा में कैपेसिटी मैक्सिमम कितना था? 2, दूसरे का 8 था, तीसरे का भी 8 था, लेकिन 8 को बचा ही नहीं, एक ही को बचा है, तो एक ही को ना रहेगा जी। हाँ, लेकिन अब रूल के हिसाब से कि भैया अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 1 है। कैसे होगा? तो 2 तरीका है 8 पुराने का। पहला कि भैया 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से हटा दूंगा तो क्या होगा? ये कक्षा ही खत्म हो जाएगा, तो ये इसकी अंतिम कक्षा बचेगा, और इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से पुर जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। या कि मैं किसी से 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं, इसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो क्या हो जाएगा? जब मैं 7 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो 1 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो अभी तो ये पुर जाएगा। अब ध्यान रखना कि ये जो है केस नंबर 2, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये रख ही नहीं पाएगा 7 इलेक्ट्रॉन है। क्या बात करो, समझो। यहाँ पर ये जो हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉन जो घूमता रहता है, इसके पास एनर्जी बहुत हो रहता है, एनर्जी बहुत रहता है। आपको पता है कि जिसके पास एनर्जी ज़्यादा रहता है वो स्थिर रहना चाहता है, अस्थिर रहबे नहीं करता है। जैसे छोटे बालक को देखिएगा, छोटे बच्चे को देखिएगा, उसके पास एनर्जी ज़्यादा रहता है तो कभी स्थिर रहबे नहीं करता है, कभी उधर देखिएगा। इसीलिए उसके पीछे एक घर के गार्जियन लगे रहते हैं। ठीक है ना,
समझे कि समझे? इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी रहता है, ठीक है। वो हमेशा चाहता है कि मैं भागूं, मैं ऑर्बिट को छोड़ करके घूमूं, मैं घर से बाहर जाऊं, लेकिन इसको जाने ही नहीं देता है। कौन नहीं जाने देता है? इसके न्यूक्लियस में जो बैठा है प्रोटॉन है। क्यों नहीं जाने देता है? कि भैया प्रोटॉन के पास रहता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास रहता है नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को जकड़ के रखता है, इसको पकड़ के रखता है, और यही पकड़ा पकड़ी में ये जकड़ करके रह जाता है, और बेचारा चारों तरफ घूमता रहता है। क्या करे यार, इसको पकड़ा हुआ है ना। आपको पता होगा कि भैया नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो विकर्षित होता है, रिपल करता रहता है। और ये भी मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एक ट्रिक के साथ, लड़का लड़की वाले कॉन्सेप्ट के साथ, कि भैया कि कौन से कब रिपल करेंगे, कब अट्रैक्ट करेंगे, एक बार देख लेना, जिंदगी भर याद रहेगा। बाकी तो हमारे साथ जुड़ जाओ, बाकी इतने बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स तो हम देते ही जाएंगे, ठीक है। आओ इधर समझते हैं। तो ये कंडीशन समझ में, ये तो रख ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं रख पाएगा? समझो आप। यहाँ पर मान लो क्या सोडियम में 11 परमाणु संख्या, इसका मतलब 11 इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा, और कोई ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, इसमें 11 क्या होंगे, प्रोटॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि सर 11 पॉजिटिव चार्ज और 11 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मान क्या लो, इसमें देखो ये जो खेला है, इसमें खेला थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 11 पॉजिटिव है, तो वो 11 नेगेटिव को जो है वो जकड़ के रखता है, उतना पावर है कि भैया 11 पॉजिटिव जो है वो 11 नेगेटिव को बांध के रखता है। अब मान लो 11 से 12 हो गया, 11 से 12 हो गया, कभी थोड़ा मोड़ा बढ़ रहे घटे तो सब चलता है, तब भी वो बांध के रखेगा। 13 भी आपने कर दिया तभी वो बांध के रखेगा। लेकिन जैसे ही तुम मान लो कि भैया इसके पास 11 पॉजिटिव है और तुम एक बार के 7 को इलेक्ट्रॉन दे करके 11 से सीधे क्या कर दिया तुमने, 18 कर दिया। बताओ कभी वो 18 को नेगेटिव के सामने और 11 को पॉजिटिव को आएगा? नहीं, ये भागना चाहेगा 18 आदमी, और 11 आदमी पकड़ना चाहेगा, मारते मारते सुता देगा कि नहीं जाएगा? जीतेगा कौन? ये जीतेगा या ये जीतेगा? इसका मतलब कि ये जो है संरचना रहबे नहीं करेगा। जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन आएगा, खींचने वाला की संख्या, खींचने वाले की ताकत ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे कि मैं एक क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं। यदि मैं एक क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है, ठीक है, कितना होता है, 17 होता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा भाई? इस तरह से बनेगा। ये प्रथम कक्षा, ये द्वितीय कक्षा, ये तृतीय कक्षा, ठीक है। तो पहली कक्षा में 2 देंगे, दूसरी कक्षा में 8 देंगे, बचा कितना, 7 बचा, तो 7 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी देखोगे, इसके अंतिम कक्षा में भी 8 नहीं है। अब 8 बनाने के लिए इसका भी 2 कंडीशन है। पहला कि 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो भैया ये कक्षा ही खत्म हो जाएगा, और 8 अंतिम कक्षा में बन जाएगा। या फिर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। आप समझना, चाहिए मान लो मैंने अभी आपको बताया 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव को रखने का क्षमता, जकड़ के रखने का, पकड़ के रखने का क्षमता रखता है। अब वो 12 हो जाए, वो 12 हो जाए, वो 13 हो जाए तो थोड़ा हमारा चलता है। लेकिन वो एक बार 18 को हो जाएगा, थोड़ी मरी चलेगा जी। वहीं पर यहाँ पर भी देखो 17 को पॉजिटिव है, 17 को पॉजिटिव है, मतलब खींचने वाला 17 को है, और आप कहते हो कि भैया 17 को जो है भागने वाला है। यदि 17 को से यदि भागने वाला 16 को हो जाए, तभी चलो भागने वाला कम हो गया ना, तो खींचने वाला ज़्यादा हो गया, तो इसका ताकत तो बढ़ जाएगा ना जी। ये कम गया, ऑटोमेटिकली ताकत बढ़ जाएगा। यदि 15 को हो गया और इसका ताकत बढ़ गया, और जोर से तक पकड़ेगा। 14 को हो गया, भागने देगा जी? अब भागने देगा? नहीं भागने देगा। उसका जो पकड़ने की शक्ति है वो भागने ही नहीं देगा, उसको छोड़ने ही नहीं देगा। तो तुम कैसे सोचते हो कि भैया 17 को है तो 7 को इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते इससे, क्लोरीन से? क्या तुम 7 को इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते भाई। तुम निकालने चलोगे, उसका पकड़न शक्ति, उसका जो जकड़न शक्ति है, ये जो खींचने वाला है, वो भागने वाले की तुलना में बहुत बड़ा ताकतवर हो जाएगा। और जब ताकतवर हो जाएगा तो तुमको लेने ही नहीं देगा, ये ले जाने ही नहीं देगा। इसका मतलब हम किसी भी प्रोटॉन से ना ही 7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और ना ही किसी में 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है बाबू,
इलेक्ट्रॉन तुम कहाँ से देते हो? अपने घर से देते हो? नहीं, किसी न किसी परमाणु से दोगे, किसी न किसी परमाणु से दोगे, ठीक है ना। और कोई परमाणु नहीं 7 को इलेक्ट्रॉन देगा और नहीं कोई 7 को इलेक्ट्रॉन देगा, मैक्सिमम 3 को ये दे सकता है, ले सकता है। समझे क्या? समझे? ये भी हम बताएंगे। जब 4 आ जाए, जब 4 आ जाए तो क्या होता है? तब ये सहसंयोजक बंधन बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन, ठीक है, ठीक है। ये सब बात, बहुत सारे इसमें कहानियां हैं, बहुत सारे झमेले हैं, बस मेरे साथ बने रहो, हर एक चीज बताऊंगा। अब चलिए थोड़ा संयोजकता के बारे में बात करते हैं। संयोजकता, संयोजकता जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। समझिएगा वैलेंसी किसे कहते हैं? कि जब आपने देखा कि कोई भी परमाणु है वो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कराना चाहते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसकी जो संख्या है वो संयोजकता कहलाता है। जैसे कि सोडियम वाले केस में वो 1 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 पूरा सकता है। इसका मतलब सोडियम का संयोजकता कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा। और ध्यान रखने, वो त्याग कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी संयोजकता क्या होगी? पॉजिटिव का 1 होगा। वहीं पर क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मतलब उसमें नेगेटिव का 1 क्या होगा? संयोजकता होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर होगा कि संयोजकता किसे कहते हैं? क्लियर हुआ है ना। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का भी थोड़ा झमेला समझ लीजिए। जैसे कि कोई देता है, धनिक आदमी ने देगा जी, कोई धनिक आदमी ने देगा जी। कोई आप मान लीजिए कि आप कर्जा लिए होते हैं, किसी से पैसा लिए हैं, अब नेगेटिव में है ना जी, नेगेटिव में है ना, तो लेने वाला क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसका संयोजकता क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि लेना, मैं ले रहा हूं मतलब मैं नेगेटिव में हूं। तो जब इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं तो पॉजिटिव, और जब ले रहे होते हैं तो नेगेटिव ले रहे होते हैं, तो नेगेटिव का संयोजकता आता है, ठीक है, आता है। क्लियर हुआ? अब जो है थोड़ा हम संयोजकता को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैं पीरियोडिक टेबल का कुछ तत्व मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, न्यून होता है, हाँ सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस होता है, सल्फर होता है। अब यहाँ पर इन सभी का थोड़ा जान लेते हैं संयोजकता, ठीक है। सिखा दे रहा हूं संयोजकता, कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी किसी का निकाल सकते हो। आओ, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं, तो स्ट्रक्चर किसका? ऐसा बनेगा ना जी। इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहां पर होंगे। ये आपको मैंने बताया होगा कि प्रथम कक्षा में कोई 2 ही चाहता है। अब इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या फिर किसी को दे सकता है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब संयोजकता किसे कहते हैं? जो अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए, अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसकी उस नंबर कहलाता है, वो नंबर जो कहलाता है वो संयोजकता कहलाता है। तो ये इसका संयोजकता कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 होगा, क्योंकि 1 का ही ना लेन देन कर सकता जी। 1 लेगा तो 2 आ जाएगा, 2 का ये क्या हो जाएगा? पहले कक्षा में 2, तो भाई स्टेबल हो गया। इस प्रकार से हीलियम की बात करते हैं, इसकी परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको कि भैया पहली कक्षा में ये 2 है, 2 ही रहेगा, क्योंकि भाई पहली कक्षा में तो 2 होना ही चाहिए मैक्सिमम। 2 भर गया और उसी में भर गया। देखो, हमें कोई भी परमाणु का चाहत क्या होता है? प्रथम में 2 और अंतिम में 8। इसका प्रथम में 2 पर गया, मतलब जिसका जो चाहत था वो पूरा हो गया, तो कुछ काम करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब ये जिसका हाइड्रोजन है, सबसे पहले हीलियम की बात कर रहे हैं, इसका संयोजकता कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ना ही किसी को देगा ना ही किसी को लेगा। संयोजकता क्या होता है? जब वो किसी को देगा या फिर किसी से लेगा। क्यों लेगा भाई? अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए ना, अपने चाहत को पाने के लिए ना। कोई भी चोरी करता है या कोई भी काम करता है, कोई अपने चाहत पूरा करने के लिए ना, ठीक है। कोई किसी से प्यार करता है भाई, क्यों प्यार करता है? प्यार पाने के लिए ना क्या बात कर रहे हो यार भैया, इतना इमोशनल नहीं होने का, ठीक है। तो हीलियम जो होता है उसका संयोजकता 0 होता है, और ये नोबेल गैस है। आपको बात करेंगे नोबेल गैस का नामक चीज क्यों होता है, कोई चीज, ठीक है, बात करेंगे। लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो 3 ऐसे होता है,
पहली कक्षा में 2 होगा, अब अंतिम कक्षा में 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को देगा या 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा? नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। इसका मतलब इसका जो लिथियम का संयोजकता क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार से बेरिलियम का क्या होगा? इसका जो है परमाणु संख्या 4 है, बस इसको तोड़ेंगे 2 और 2 में टूटेगा, तो इसका जो संयोजकता होगा वो 2 होगा, क्योंकि भैया 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है 8, ठीक है। फिर बोरॉन का बात करते हैं, तो 5 है, 2 और 3 में बटेगा, ठीक है, 2 और 3 में बटेगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करेगा, ना कि ये 5 इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेगा। तो 3 इसका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। अब कार्बन वाले केस में देखेंगे तो 6 है, तो 6 और को तोड़िएगा तो पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 4। ये जो 4 है, ये 4 ना ही देगा ना ही लेगा। ये क्या होता है? इसका अलग ही केस होता है। ये क्या बनाता है? स्वसंयोजक बंधन बनाता है, ठीक है। इसका जो संयोजकता होगा वो भी 4 होगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं, 7 है, 7 है तो कैसे तोड़िएगा? 2 4 कितना? अरे 2 और 5, तो 5 है, तो ये 5 देना नहीं पसंद करेगा, 3 लेना पसंद करेगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो संयोजकता क्या होगा? 3 होगा। ऑक्सीजन की 8 है, तो यहाँ पर 8 है, तो 2 और 6 है ना, इसका संयोजकता क्या हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि 6 है तो 6 देना पसंद नहीं करेगा, 2 लेना पसंद करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपके जैसे कि मान लीजिए आर्गन की बात करते हैं, ठीक है, इसका 18 होता है, 18 है, तो इसको तोड़िएगा तो कैसे होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 10, 8 बचा, फिर 8 10 हो गया, फिर 8 18, तो देखोगे तो इसकी सभी कक्षा में, अंतिम कक्षा में 8 और प्रथम कक्षा में 2, सभी के सभी इसका भरा हुआ है, तो ये इसका संयोजकता क्या होगा? कितना होगा जी? 0 होगा। वो किसी के साथ रिएक्ट करवा ही नहीं चाहेगा, करना ही नहीं चाहेगा। ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे तो 20 होता है, तो 20 होता है, तो 2 8, फिर दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 18 और तीसरी कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पसंद करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? इसकी संयोजकता क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। उसी प्रकार से इनसे का भी होता है। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन का कितना होगा? 9, तो 9 होगा, 2 और अरे भाई 2 और 7 है, 7 है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नियोन का कितना हो जाएगा? 10 है, 2 8 10 पूरा है, इसका कोई भी, इसका 0 हो जाएगा। 11 है तो इसका 1 आ जाएगा। मैग्नीशियम है तो इसका 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम है 13 है, तो 13 है तो 2 8 10 और 2 3, तो ये 3 है तो 3 देना पसंद करेगा, तो 3 आ जाएगा। सिलिकॉन का कितना आ जाएगा? सिलिकॉन का कितना आ जाएगा जी? 14 है तो 2 इसका 4 आ जाएगा। फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, है ना जी। देखो यहाँ पर 16 है, 15 है, 15 है, 2 8 5 है, तो ये 3 लेना पसंद करेगा ना जी, ठीक है, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर सल्फर की बात करें, 16 है, 16 को तोड़िएगा तो 2 8 10 और 6, तो 2 ले पसंद करेगा, तो 2 इसका आ जाएगा। क्लोरीन का कितना आ जाएगा जी? तो क्लोरीन कितना आ जाएगा? 3 अबे भाई 17 है क्लोरीन, तो तोड़िएगा तो किस में तोड़िएगा? 2 8 10 और बचा कितना? 7, 1 लेना पसंद करेगा, तो क्लोरीन का कितना आ जाएगा? संयोजकता है 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से पोटेशियम का 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से एक चीज़ देखो, जैसे 0 1, उसके बाद यहाँ पर देखो 1 2 3 4, फिर देखो 3 2 1, फिर 0 1 2 3, फिर है ना 1 2 3, फिर 0 4 के बाद 3 2 1, फिर 0 के बाद देखो 1 2। एक चीज़ पैटर्न देख रहे हो याद करने के लिए, लेकिन याद नहीं करने का ना यार, सीखने का, निकाल लो। मैंने अब सिखा दिया। अब किसी भी तत्व का आप संयोजकता निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ या नहीं। संयोजकता क्या होता है क्लियर हो गया, कैसे निकालते हैं वो भी क्लियर हो गया। तो भाई इस बात पर लाइक तो मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, आइए। अब देखो एक चीज, जैसे कि मैं बोलूं एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो Al2 एल्युमिनियम ये मिलेगा, Al2O3 मिलेगा। ये मैंने कैसे बनाया, क्या आपको पता है? ये बनाते कैसे हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं, आज के वीडियो में आप सिखाने वाला हूं, अभी सिखाने वाला हूं ये फार्मूला बनाते कैसे हैं जी। बिल्कुल, बस बनते रहो। अब बात करते हैं कि फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो देखो, सबसे पहले बात रूल समझो कि जब भी कोई हमारे पास 2 फार्मूला होते हैं, जैसे कि a की पावर मान लो m है और प्लस b की पावर n है, तो फार्मूला कैसे बनेगा कि आप a और b को एक साथ कर दीजिए और इसका जो पावर है a के, इसके पावर इसके पैर पर दीजिए और इसका पावर जो है इसके पैर पर दे दीजिए। ये हो गया। ये पावर क्या है? तो इसकी संयोजकता है। तो ये a की संयोजकता यहाँ पर, b की संयोजकता यहाँ पर लिखते हैं, और जब इसे रिएक्शन करवाते हैं तो इसकी संयोजकता इसके पैर पर, a के पैर पर, और इसकी संयोजकता इसके पैर पर लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आइए। जैसे कि H2
प्लस का O2 करिए। हाइड्रोजन पर कितना होता है भैया, संयोजकता 1 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है। पहले तो आप H और O को लिख लीजिए, और इसकी जो ये जो है ना 2, इसके पैर पे लिख लीजिए इसकी संयोजकता, और इसकी संयोजकता जो है ना इस ऑक्सीजन के पैर पे लिख दीजिए 1, और 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 1 को मिटा देता हूँ, ये बन गया H2O फॉर्मूला। अब आपके मन में एक चीज उठ रहा होगा तरंग कि H को H2 क्यों लिखते हैं और O को O2 क्यों लिखते हैं। इसका भी अपना एक खेल होता है, हो सके तो आज ही की वीडियो में इससे भी क्लियर करवा देंगे कि भैया ये H2 और O2, मतलब कि हाइड्रोजन को हम H2 क्यों लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 क्यों लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम N2 क्यों लिखते हैं, क्लोरीन को हम हमेशा Cl2 में क्यों लिखते हैं, क्या है कारण बताएंगे। आप देखिए, मान लीजिए सोडियम है और ये क्लोरीन है Cl2, इससे आप क्रिया करवा दीजिए। सोडियम का कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, संयोजकता 17 है ना जी, निकाल लीजिए। मान लो मुझे नहीं याद है, मुझे याद नहीं है, 17 है, ठीक है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो इसको तोड़िएगा तो 2, 8, 10 और 7, तो इसका क्लोरीन, इसका भी 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका भी संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1। मिलने के बाद क्या बनेगा, NaCl लिख दीजिए। इसकी संयोजकता इस पर, इसकी संयोजकता इस पर, इसकी संयोजकता इस पर, इसकी संयोजकता इस पर। अब एक एक है तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो NaCl, इसका क्या फॉर्मूला, NaCl। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? क्या बनाना सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, प्रोसेस सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बिल्कुल, तो सीख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों में जरूर सीख रहे हैं। अब वो जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एल्युमिनियम प्लस का ऑक्सीजन। मुझे एक चीज बताइए, क्या आप ये खुद से नहीं बना सकते हैं? खुद से बना नहीं सकते हैं? मैं गारंटी कहता हूं कि आप 1000% में गारंटी देता हूं कि आप ये खुद से बना लोगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि आप इसका फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे, आप खुद से बनाएंगे। खुद से बनाइए प्लीज, वीडियो पॉज कर दिए, बनाइए, गलत ही सही लेकिन बनाइए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि गलत नहीं होगा, बनाइए। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपने बनाया होगा, कोशिश जरूर किया होगा। एल्युमिनियम का मैंने संयोजकता आपको बताया ही बताया, क्या बताया, कितना बताया, 3, इसकी संयोजकता 3, ऑक्सीजन का कितना, 2। पहले तो आप क्या करिए कि इन दोनों को ना पहले लिख लीजिए, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जितने भी कंपाउंड है इसको लिख लीजिए। अब इसकी संयोजकता इसके पैर पर, ऑक्सीजन का संयोजकता एल्युमिनियम के पैर पर, और इसका संयोजकता इसके पैर पर, हो तो गया Al2O3। क्लियर हुआ? इस प्रकार से बहुत सारे हैं। एक और देख ही लीजिए, कैल्शियम प्लस का ऑक्सीजन। जब इसका भी संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता 2, अब क्या बनेगा, Ca2O2। क्या ये कभी फार्मूला देखे हो जिंदगी में? नहीं देखे हैं। क्यों पता है? क्योंकि रूल आपको समझना चाहिए, समझ नहीं पाए हो आप। यहां पर जब 2 सेम नंबर रहे ना, उसको लिखना नहीं जाता है बाबू भैया, इसको हटा दो, हटा दो, और सीधे लिखो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दो, सिंपल सिंपल, कैल्शियम ऑक्सीजन लिख दो, ठीक है। इसमें संयोजकता नहीं लिखोगे, क्योंकि जब सेम रहता है तो आप हटा भी सकते हो, ठीक है। अब इसके नाम कैसे लिखते हैं, जैसे किसे हाइड्रोजन क्या कहते हैं भाई, मुझे नहीं पता। सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका नाम कैसे करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, आइए हम बात करते हैं बाबू भैया, इसके नामकरण कैसे करते हैं। आइए, अब आइए, नामकरण करने के लिए ना कुछ बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जब भी किसी भी के साथ ऑक्सीजन जुड़े ना, तो वहां पर नाम क्या पड़ता है पता है, ऑक्साइड आप पढ़ते हो, ऑक्सीजन को क्या पढ़ते हो, ऑक्साइड पढ़ते हो। जब क्लोरीन किसी के साथ जुड़ता है ना, तो किसी क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं, क्लोराइड पढ़ते हैं। जब SO4 का मूलक क्या होता है, जब ये SO4 का या CO3 का मूलक जब मिल जुड़ता है किसी के साथ, तो क्या होता है, देखो, जब ये सल्फर वाला मूलक जो है जुड़ता है तो क्या नाम रखते हैं, सल्फेट नाम रखते हैं, सल्फेट। जब ये जुड़ता है तो इसे कहते हैं कार्बोनेट। और ये जो ब्रोमीन जब जुड़ता है किसी के साथ तो इसे कहते हैं ब्रोमाइड, 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 ब्रोमाइड। क्लियर है बॉस, क्लियर है? ये मूलक किसे कहते हैं पता है? देखो, जब भी किसी भी आइटम पर ना, मतलब कि जब भी कोई अणु है या फिर परमाणु है, उस पर साइन आ जाता है, जब उस पर क्या लग जाता है,
पॉजिटिव या नेगेटिव ले जाता है ना, आवेश सर जाता है, तो उसे कहते हैं मूलक कहते हैं। या फिर ये से समझो ना कि बहुत सारे लोग हैं और जब कई सारे लोग का एक ही प्रकार का काम होता है ना, तो उसे एक अलग उपाधि दे देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस मतलब मान लो कई सारे लोग हैं जो चोर को सजा दिलवाने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुलिस कहते हैं। बहुत सारे लोग का इकट्ठा मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप ये काम करता है कि मरीजों को ठीक करने का काम करता है, जिसे क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं। उसी प्रकार से ये मूलक भी होता है, जब एक प्रकार का काम करने लगता है उसे मूलक कहते हैं। ठीक है, या ऐसे सिंपल समझो जिस पर साइन हो, बाद बाकी आगे तो पर पे करेंगे। आप एक एग्जाम्पल के समझते हैं, ये क्या लिखवा दिया सर, मुझे कुछ समझना भी नहीं है। समझो इधर समझो ना। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सोडियम ले लिया मैंने और क्लोरीन ले लिया, इसको मैंने सोडियम के साथ मैंने क्लोरीन को भिड़ा दिया, तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अब ये मैंने देखा था कैसे बना NaCl है। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? जो पहला वाला हमारे पास एलिमेंट होता है ना, उसका पहले का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। पहले वाले एलिमेंट का पूरा का नाम लिखना। तो ये क्या है? सोडियम है, सोडियम पूरा लिखेंगे सोडियम। और दूसरे वाले का ये वाला नाम रखेंगे। जैसे कि जब क्लोरीन जो है तो क्या लिखना होता है? क्लोराइड लिखना होता है, सोडियम क्लोराइड। इंग्लिश में क्या लिखना होता है? इंग्लिश में इसी चीज को इंग्लिश में लिख दो, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा, मैं एक बार लिख रहा हूं। क्लियर हुआ कि नामकरण कितना इजी है? इजी है ना, है कि नहीं? अरे भाई बोल दे, इसी बात पे एक लाइक कर दे या अपने दोस्तों को शेयर कर दे भाई। आइए और कुछ नामकरण करते हैं। आइए कार्बन के साथ, अभी जाना मत, छोड़ के जाना मत, बहुत सारी चीजें अभी बताना जरूरी है, बताना भी मैं भूल रहा हूं। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है? CO2 बनाता है। और कार्बन और ऑक्सीजन कभी CO बनाता है। हाँ, पढ़ना फट गई उन्हें भाई, ये कब बनाता है ये तो आगे की बात है, लेकिन इतना भी जान लो, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और जो कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसका नामकरण की बात करते हैं। तो नामकरण का पहला रूल क्या है कि भैया पहले एलिमेंट का पूरा नाम रखना होता है। तो कार्बन है तो पहले कार्बन है तो कार्बन पूरा नाम रखेंगे, दूसरे का रखेंगे आप। दूसरा यदि आप दूसरा देखो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो क्या नाम लिखते हैं? ऑक्साइड। यहां पर भी कार्बन बात करते हैं। ठीक है, पहला है कार्बन तो कार्बन लिखेंगे कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? ऑक्साइड लिखेंगे। अब समझना कि भैया ये तो CO2 है, ये O है, नाम दोनों का सेम कैसे होगा? तो अब यहां पर आता है ग्रीक भाषा, ग्रीक संख्या का आप यूज करेंगे, ग्रीक संख्या का यूज करेंगे। देखो समझना कि जब एक रहे तो ग्रीक संख्या में उसे मोनो कहते हैं। जैसे कि ये क्या उंगली है? एक ना, तो एक बोले हो ना, ये कितना उंगली है? 2 उंगली है। 2 बोले हो ना, ये 2 क्या है? तो अपना सबका भाषा में 2 एक संख्या है ना, ये संख्या। उसी प्रकार से ग्रीक में भी एक को मोनो कहते हैं, 2 है तो डाई कहते हैं। ठीक है, समझे? हाँ, वो कुछ नहीं है, ये बस नाम है उसके ग्रीक देश में संख्या का नाम ऐसा होता है। 1 को मोनो कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं? डाई कहते हैं, 3 को कहते हैं ट्राई कहते हैं, 4 को कहते हैं टेट्रा कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं? तो पेंटा कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं? तो हेक्सा कहते हैं, हेक्सा कहते हैं, 7 को कहते हैं हेप्टा कहते हैं, 8 को कहते हैं ऑक्टा कहते हैं, 9 को कहते हैं तो नोना कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं? डेका कहते हैं। तो ये मैंने आपको लिख दिया कि 1 को क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, 6 को हेक्सा कहते हैं, 7 को हेप्टा कहते हैं, 8 को ऑक्टा कहते हैं, 9 को नोना कहते हैं, 10 को डेका कहते हैं। इंग्लिश में भी लिखना होता भाई, भाषा वही है। तो इंग्लिश मीडियम वाला मतलब सर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो भाई 1 को क्या लिखेंगे? मोनो लिखेंगे, मोनो। डाई लिखना, डाई ऐसे लिखेंगे। तो ये तो इंग्लिश में लिख लोगे ना भाई, इसी चीज को इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, आइए अब देखो कार्बन है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्साइड कितना है? 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 की जगह पर क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 पीस है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मोनो। तो यहाँ पे इसका नाम क्या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड।
मोनो ऑक्साइड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर SO4 का मूलक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? तो पहले तो आपको ये दोनों को लिखना होता है, HSO4 लिख दिया। इसका जो है हमारे पास संयोजकता कितना है? 2 है। अरे माइनस हो प्लस हो, पहले इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, 2 है, तो इस 2 को इधर लेंगे और हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, तो 1 पूरे पर लगाएंगे, तो 1 लिखो ना लिखो कोई चलता है ना। तो यहाँ पर हमारा H2SO4 हो गया। इसका नाम क्या करेंगे? तो पहले का पूरा नाम लिखते हैं, तो पूरा नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। और जब ये जुड़ता है तो क्या कहते हैं? सल्फेट लिखते हैं ना, सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट होगा। लेकिन हम इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। समझ में आया कि ना? क्या एक्चुअल में इसका नाम ये है, बट कहते हैं इसे क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे कि समझो ना यार, तुम्हारा नाम क्या है? मान लो तुम्हारा नाम है रामलाल, रामलाल। तुम्हारा दोस्त कहते हैं रामू, तुम्हारे टीचर कहते हैं ओ प्यारे राम, है ना? तो सब अलग अलग नाम से कहते हैं जी। नाम कुछ और, फ्रेंड्स के सामने कुछ और नाम, अपने पिता के सामने कुछ और, टीचर के सामने कुछ और होता है ना जी। इसी प्रकार से इसका भी है ना? आगे जानोगे IOPC नाम होता है, कॉमन नेम होता है, बात सब जानोगे भाई, चिंता मत करो, बेसिक समझो ना भाई। इसको ये भी बोल सकते हैं, गलत है नहीं, ये भी बोल सकते, गलत है नहीं, ये भी सही है, जो बोलना बोलो। हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बोलना है बोलो। ये अम्ल है, इसीलिए अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, वो सब जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्लास में नहीं जान पाएंगे, अगले क्लास में जानेंगे। या क्लास 10 में आओ ना यार, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आओ ना, करवाते हैं कक्षा। इसको इरेज कर देता हूं, लिखना तो लिख लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। हमारा दूसरा नंबर है एल्युमिनियम और सल्फेट, मूलक है जी। समझो ना, सबसे पहले बात, इसको ऐसे कैसे रखा देंगे, ऐसे कैसे रख देंगे। अब इस पर होता है 2 संयोजकता, तो यहाँ पर 2 चढ़ा देंगे। इस पर होता है संयोजकता 3, तो यहाँ पर पूरे पर 3 लगा देंगे। Al2SO4 का होल थ्राइस। क्लियर हो गया? अब इसका नाम पढ़ेंगे तो पहले का पूरा नाम लिखेंगे, तो एल्युमिनियम। अब इस मूलक जब जुड़े तो क्या कहते हैं? लिखते हैं सल्फेट ना, लिखते हैं जी, तो एल्युमिनियम सल्फेट। इसका बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? CaCO3 लिख देंगे। क्लियर भैया, ये 3 लिखना पड़ेगा, ये मूलक है कार्बोनेट वाला, ठीक है। अब इस पर होता है 2, इस पर भी होता है 2, मतलब कि यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, लेकिन जब सेम रहे तो हटा देते हैं और पूरा नाम लिखते हैं CaCO3। नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका पहले का पूरा नाम, तो कैल्शियम, और जब ये जुड़े तो इसे क्या कहते हैं? कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर आइए, लास्ट आज का है, लास्ट, ये कैल्शियम है, ये हमारे पास है, जोड़ते हैं। आइए कैल्शियम HSO4, इस पर है संयोजकता 1, तो यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पर है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो मैंने फार्मूला तो बना लिया, अब नामकरण कैसे करेंगे? तो इसका पहले का पूरा नाम, तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम, ये है हाइड्रोजन, और ये है क्या है? ये जब जुड़ता है क्या होता है? सल्फेट ना होता है जी, तो ये हो गया सल्फेट। आप ध्यान रखिएगा, जब बीच में एक हाइड्रोजन घुस जाता है ना, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से कि जो है कैल्शियम Y सल्फेट, तो इसका नाम क्या होगा? चाहे कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलिए या कैल्शियम Y सल्फेट बोलिए, कौन अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है, इसीलिए हम अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा होगा। रुको, वो भी बता ही देते हैं ना, कितना मिनट का क्लास हुआ, बता ही देते हैं। रुको, इस H2O को, सॉरी हाइड्रोजन को H2O की लिखते हैं। आइए समझाते हैं। आइए ये लिख लो भाई, लिख लिया? क्लियर। ये जो H2 है, ये क्यों हम लिखते हैं? आइए
बात करते हैं। जो हाइड्रोजन होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं है ना। मतलब कि हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर में। कहता है भैया कि भैया इसका चाहत रहता है कि भैया मेरे प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरेगा यदि किसी को दे भी नहीं सकता है ना। लेगा किससे, तो हाइड्रोजन से नहीं लेगा जी। हाइड्रोजन गैस है जिसके पास बहुत सारे गैस होंगे, तो अपने उसमें से हाइड्रोजन गैस होंगे इसके बहुत सारे, इसके पास तो हाइड्रोजन गैस बहुत होंगे। तो बोलेगा भाई अपने हाइड्रोजन से, वो कहेगा भैया इधर मैं कह रहा हूँ इधर आना भाई, इधर आना इधर आना। बोलेगा क्या भाई, थोड़ा कान में बोल रहा हूँ यार, बोलना तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देना यार, 2 इलेक्ट्रॉन पूर जाएगा मेरे को, 2 पूर जाएगा। बोलता मारेंगे ना चुप, तुमको मैं दे दूंगा तो मेरे पास खा कुछ रहेगा, तू ही दे देने मेरे को। बोला भाई ये तो डील गड़बड़ हो गया यार। आप इसको कहानी के थ्रू समझो। ये है हमारे पास रामलाल, और ये है कहानी के मेरे श्याम लाल। अब समझना, इसके पास भी है 250, इसके पास भी है 250, ठीक है। अरे समझे कि ना समझे, इसको भी जाना शादी में, इसको भी जाना है शादी में, और शादी के लिए दोनों को ही पसंद आया एक ही शर्ट जो कि 500 रुपया का है, 500 रुपया का है भैया। अब भाई इसके पास भी नहीं 500 है, इसके पास भी 500 रुपया नहीं है। ये गया रामलाल के पास, कह रहा कि भैया मेरे को 500 दे दे, मैं शर्ट लूंगा, मैं शादी में जाना चाहता हूँ। ये बोला कि भाई तू ही दे देना, तू ही दे देना, मेरे को भी लेना है। तो बोला भाई साहब ना तू दे सकता है ना मैं तुमको दे सकता हूँ, तो क्यों ना दोनों आदमी मिला करके तू भी दे दे 250, मैं भी देता हूँ 250, दोनों मिला करके 500 हो जाएगा। वो शर्ट ले लेंगे, जब तुम्हें शादी में जाना हो तो तुम पहन लेना, और जब मुझे शादी में जाना हो तो मैं पहन लूंगा और जाऊंगा। यूज हो जाएगा दोनों का काम, एक तीर से 2 निशाना। उसी प्रकार से ये हाइड्रोजन भी इसका बात सुन रहा था। हाँ, इसका बात वो हाइड्रोजन सुन लिया और बोला भाई ना, इसके जैसा ही हम भी करेंगे, इसके जैसा भी हम ही करेंगे। मतलब क्या कि भैया तुम भी एक इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे सकता है और ये भी तुमको नहीं दे सकता है, तो करना क्या है भाई, साझेदारी कर लेते हैं ना। करता क्या है देखो, अब इसको मैं इरेज करूं, अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये देखो, ये है इस हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इसके इलेक्ट्रॉन है। कहता है भैया तू कर क्या कि थोड़ा आगे तू कर अपने इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा आगे मैं करता हूं, दोनों मिला लेते हैं। जब तुम्हें जरूरत हो तो तुम अपना इस इलेक्ट्रॉन का काम करना, जब मुझे जरूरत हो तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन का काम करूंगा। मतलब कैसे ये कैसे हो गया, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है। तो करेगा क्या, जब ये साझेदारी कर लेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा ना घूम करके ये ऐसे घूमेगा, मतलब इसमें भी घूमेगा और इसमें भी घूमेगा। और ध्यान रखना इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, मतलब जब भी तुम ऐसे देखोगे ना तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन साथ साथ दिखेगा तुमको। जैसे पंखा की ब्लेड जब घूमता रहता है तो तुमको दिखता है कि भैया 3 ब्लेड है ना, तुमको लगता है एक ही है ना। इसी प्रकार से इसका भी बहुत ज्यादा स्पीड होता है। और ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा, ऐसे करके घूमता है। दोनों का काम हो गया, एक तीर से 2 निशाना। तो देख समझे, इसीलिए हमेशा हाइड्रोजन जो होता है वो अकेला नहीं पाया जाता है, H2 के रूप में पाया जाता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी खेल है, उसी प्रकार से नाइट्रोजन का भी खेल है कि N2 में पाया जाता है, O2 में पाया जाता है। इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है, इसमें भी यही होता है, सभी में भी। क्लोरीन में भी यही होता है। इसीलिए जो होता है क्लोरीन C2 के रूप में रहता है। वो अकेला नहीं, कहीं नहीं अकेला रहेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो स्टेबल रहने नहीं करेगा। समझे। इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो हमेशा H2 के रूप में पाया जाता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज दोस्तों में जरूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। आपको यदि बेसिक मैथ की भी जरूरत है, आपको बेसिक फिजिक्स की भी जरूरत है, तो प्लीज जरूर कमेंट में करें। जो भी चीज की जरूरत हो मैं उससे सिद्धांत रूप से, पूरे मन तन से, धन से, तरीके से आपको अच्छे तरीके से सिखाने की प्रयास करूंगा पूरा। और कोई भी गलतियां हो, कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी कहीं भी छूट गया हो कोई भी चीज़, तो जरूर कमेंट बोले, मैं उसे पूरा करने की पूरा कोशिश करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खेलते रहें और अपने दुख और दर्द को बांटते रहें। चलिए पढ़ो, जाओ पढ़ो।